अस्सलाम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? आज फिर हम आपको वेलकम करते हैं ए लेवल फ़िज़िक्स ए लेवल मैथ्स चैनल पे, आप फेवरेट टीचर के साथ, सर हुज़ैफ़ा सैफुद्दीन के साथ। अच्छा, ये हमारे पास एक बहुत ही ख़ास टॉपिक है ए लेवल फ़िज़िक्स का, किरचॉफ्स लॉ। तो किरचॉफ्स लॉ फर्स्ट लॉ है करंट के हवाले से, और किरचॉफ सेकंड लॉ है पोटेंशियल डिफरेंस और ईएमएफ के हवाले से। तो दोनों हम पहले जनरल स्टेटमेंट देखेंगे और कुछ एग्जांपल देखेंगे कि किस तरह इसको हम सॉल्व कर सकते हैं और सर्किट में किस तरह हम करंट निकाल सकते हैं, सिंगल लूप में, डबल लूप में। अच्छा, तो वो कह रहे हैं कि हमारे पास करंट जो है वो डिवाइड हो जाता है जब हमारे ब्रांचेस होती हैं। पता है करंट जो डिवाइड हो जाता है जब ब्रांच आती है, ठीक है। जैसे हमारे पास वो कह रहे हैं कि 5 एम्पेयर का अगर सर्किट है, 5 एम्पेयर का अगर एक करंट वो जंक्शन पे आ रहा है, तो क्या होगा, दो सेपरेट करंट हो जाएंगे, डिवाइड हो जाएगा, डिपेंड करेगा रजिस्टर के ऊपर, ठीक है। तो मिसाल है कि एक 2 ओम हो जाएगा, एक 2 एम्पेयर हो जाएगा, एक 3 एम्पेयर हो जाएगा। ये 2 और 3 एम्पेयर डिपेंड करेगा कि उस जंक्शन के बाद, यानी 5 एम्पेयर जो पीछे से आ रहा है उस जंक्शन के बाद रेजिस्टेंस क्या है, ठीक है ना। मतलब ये जो कह रहे हैं ना कि हमारे पास ये 5 एम्पेयर जो है वो स्प्लिट हो जाएगा 2 एम्पेयर में और 3 एम्पेयर में। तो वो डिपेंड करेगा, क्योंकि हमें पता है कि हमारे पास जो भी जंक्शन होता है उसमें जो है वो करंट स्प्लिट आउट हो जाता है, करंट स्प्लिट हो जाता है, ठीक है ना। तो अगर एक जगह 2 एम्पेयर आ रहा है और एक जगह 3 एम्पेयर आ रहा है तो इस रजिस्टर पर डिपेंड करेगा, ठीक है। I = V/R ओम्स लॉ का फार्मूला है। तो अगर आपको वोल्टेज दिया हुआ है और करस्पॉन्डिंग रेजिस्टेंस दी हुई है तो आप रिस्पेक्टिव रजिस्टर पे करंट आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है। अच्छा, तो किरचॉफ लॉ कहता है कि हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हमारे पास करंट डिसअपेयर हो जाए, ठीक है ना। करंट कहीं नहीं जाता, करंट वहीं रहता है। फ़कत ये होता है कि हमारे पास डिवाइड हो जाता है, ठीक है। तो एक्स्ट्रा करंट भी जो है वो, तो इसको हम कहते हैं कि हमारे पास किरचॉफ फर्स्ट लॉ वो कहता है कि हमारे पास सम ऑफ द करंट एंटरिंग एनी पॉइंट ऑफ द सर्किट इज इक्वल टू द करंट लीविंग एट द सेम पॉइंट, ठीक है। तो ये हमारे पास है, मतलब हमारे पास अगर ये जैसे यहाँ बताया वैसे फिगर 9.3 में, ये हमारे पास फिगर 9.3 है, ये हमारे पास है फिगर 9.3। तो यहाँ पे आप देखो कि करंट जो एंटर हो रहा है और लीव जो हो रहा है, एंटर वाला है और एग्जिट वाला करंट दोनों बराबर हैं। ये देखो, ये I1 जो है एंटर हो रहा है, ठीक है, पॉइंट जंक्शन पी के ऊपर, और I2 एग्जिट हो रहा है, तो ये दोनों करंट बराबर होंगे, सही है। इसी तरह हमारे पास वो पॉइंट क्यू पे भी कह रहा है, यानी इस वाले सर्किट में, इस वाले सर्किट में क्या कह रहा है हमारे पास कि I1 अगर एंटर हो रहा है यहाँ से, अगर देखो कि ये I1 एंटर हो रहा है, ठीक है, तो वो करंट दो के दरमियान स्प्लिट हो जाएगा, यानी कि जंक्शन क्यू के बाद वो I2 पे और I3 पे चला जाएगा, ठीक है। तो एंटर वाला करंट बराबर होता है समेशन ऑफ द करंट एंटरिंग इनटू अ जंक्शन इज इक्वल टू द समेशन ऑफ द करंट एग्जिटिंग ऑफ द जंक्शन, ठीक है। तो ये I1 देखो एंटर हो रहा है, ठीक है, तो I1 एंटर हो रहा है और इसी तरह हमारे पास I2 + I3 जो है वो एग्जिट हो रहा है, ठीक है। तो इसलिए हमने दो इक्वेशन बनाई हैं, एक डायग्राम 1 के लिए, नोड P के लिए ये वाला है, नोड P के लिए हमारे पास ये है, नोड P के लिए ये वाला I1 = I2, और नोड Q के लिए ये है I1 = I2 + I3। इसलिए भी बहुत आसान है कि हमारे पास, हम अगर ये वाला सर्किट करें तो इसमें हमारे पास क्या है, देखो किरचॉफ लॉ क्वेश्चन में कह रहा है, किरचॉफ फर्स्ट लॉ के हिसाब से आप करंट आई निकालें। तो हमें पता है करंट एंटरिंग द नोड इक्वल टू करंट एग्जिटिंग द नोड। तो करंट जो एंटर हो रहा है वो कौन कौन से हैं, 3 है और I है, तो 3 और I प्लस कर देंगे, और इक्वल टू हमारे पास 7.5, ठीक है। ठीक है, तो आप देखो हमारे पास 3 + I = 7.5, तो I किसके बराबर हो जाएगा, 4.5 एम्पेयर्स, सही है। तो इस तरह हम जो है कोई भी अननोन करंट किसी भी जंक्शन पे निकाल सकते हैं यूजिंग किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ। तो स्टूडेंट देखो हमारे पास ये एक स्टेटमेंट हो जाएगा, किरचॉफ लॉ का ये स्टेटमेंट हो जाएगा, समेशन ऑफ करंट एंटरिंग द नोड इक्वल टू समेशन ऑफ द करंट आउट ऑफ द नोड, सही है। तो ये इन्होंने अगेन जो है वो समरी में किरचॉफ फर्स्ट लॉ हमें दिया हुआ है। इस ग्रीक लेटर जो है, ग्रीक लेटर नज़र आ रहा है, ग्रीक लेटर हमें याद रखिएगा, ये जो ग्रीक लेटर है इसका मतलब होता है सम, ठीक है। तो यहाँ पे अगर कह रहे हैं कि सम ऑफ ऑल, मतलब अगर समेशन ऑफ ऑल, इसका मतलब क्या होगा, समेशन ऑफ ऑल द करंट एंटरिंग द पॉइंट इन, ठीक है। यानी ये जो है समेशन I और इन, इसका मतलब ये होगा समेशन ऑल द करंट एंटरिंग द नोड, सही है। इसी तरह समेशन I आउट का मतलब होगा समेशन ऑल करंट
गोइंग आउट ऑफ द नोड। चलो देखो हम इसको हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, किरचॉफ लॉ रिड्यूस करें। किरचॉफ फर्स्ट लॉ के हिसाब से करंट भी निकालें, यानी इस करंट आई की वैल्यू निकालनी है हमें और डायरेक्शन ऑफ करंट भी बताना है। तो देखो ये हमारे पास एंटर वाले करंट कौन से हैं, टूवर्ड्स द नोड पी 3 है और 2 है, ठीक है। तो हम 3 + 2 = 7 + आई। आउट ऑफ द नोड कौन से जा रहे हैं, पहले हम इन करते हैं फिर हम आउट करते हैं। तो इन देखो क्या है, 3 + 2 = 7 + आई, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा कि 5 - 7, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5 - 7 इज़ -2 एम्पेयर, ठीक है। -2 एम्पेयर होगा करंट आई, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि करंट का डायरेक्शन रिवर्स होगा, जो मैं बताया है वो नहीं होगा, बल्कि करंट जो है करंट आई अवे फ्रॉम द नोड नहीं होगा, आउट ऑफ द नोड नहीं होगा, एंटरिंग द नोड होगा। तो यहाँ पे इस तरह आएगा, मैं डायग्राम चेंज करके अगेन बना रहा हूँ, ठीक है। तो ये आप देखो कि हमारे पास जो करंट आई जो हमारे पास आया था वो -2 आया था, ठीक है। तो अब जो है वो करंट आई जो है वो अवे फ्रॉम द नोड नहीं होगा, इसका डायरेक्शन उल्टा हो जाएगा, माइनस में कम रिवर्स साइन हो जाएगा। तो ये जो 2 है वो एंटरिंग द नोड होगा, ठीक है। इसीलिए क्या होगा कि 3 + 4 ये 7 बनेंगे, ठीक है। तो आप देखो अब हम करेंगे तो हमारा सर्किट बिल्कुल सही आएगा। समेशन ऑफ द करंट एंटरिंग = समेशन ऑफ द करंट एंटरिंग आउट ऑफ पॉइंट पी। तो ये देखो 3 + 4, 2 + 2 4 होगा, ठीक है। ये मैंने इसको डायरेक्ट प्लस कर लिया है, 2 + 2 4 होगा। तो ये आउट ऑफ द करंट आउट ऑफ द नोड पी कौन सा जा रहा है, 7 जा रहा है, ठीक है। तो अब ये हमारा आंसर सही आएगा, 7 = 7, ठीक है। तो इसका मतलब ये कि डायरेक्शन करंट का डायरेक्शन आई का गलत अपोजिट बताया हुआ था, हालांकि आउट ऑफ द नोड नहीं होगा पी, ये इनटू द नोड ऑफ पी होगा। तो ये हो जाएगा 7 = 7, ठीक है। उस उम्मीद आपको समझ आया होगा। अच्छा सुनो, जो किरचॉफ का सेकंड लॉ होता है वो हमारे पास ये कहता है हमें कि इट डील्स विद द ईएमएफ वोल्टेज इन द सर्किट। टोटल जो ईएमएफ होता है, ठीक है, बैटरी का जो टोटल ईएमएफ होता है उसको हम कहते हैं गेन, ठीक है। मतलब बैटरी जो है हमेशा गेन करती है और बाकी जो उसके ऊपर जितने भी सराउंडिंग में सीरीज़ में पैरेलल में लोड लगाए हुए होते हैं वो हमेशा लॉस करते हैं, ठीक है। तो जितना वो हमारे पास जो रजिस्टर वगैरह हैं, जो भी लोड है या लैंप है, वो कितना लॉस करेंगे भाई, वो इतना ही लॉस करेंगे जितना हमारे पास बैटरी में वोल्टेज है। मिसाल है कि हमारे पास इस बैटरी पर अगर वोल्टेज है 10 वोल्ट, ठीक है, तो एक रजिस्टर पे समझो कि 3 वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस आएगा। रजिस्टर पे लोड पे हम पोटेंशियल डिफरेंस की बात करते हैं, और जब भी बैटरी वगैरह लगी होगी सोर्स तो उसको हम ईएमएफ की बात करेंगे, ठीक है। तो हम कहेंगे भाई अगर 10 ईएमएफ लगा हुआ है, यानी 10 वोल्टेज लगा हुआ है, बैटरी 10 लगी हुई है, ठीक है। तो सब डिपेंड करेगा रजिस्टर की वैल्यू पे। मैं अगेन कह रहा हूँ कि रजिस्टर और करंट की वैल्यू पे डिपेंड करेगा, लेकिन जनरली मैं बता रहा हूँ कि R1 पे ड्रॉप जैसे 3 है तो R2 पे ऑब्वियस है कि ड्रॉप 7 आएगा, क्योंकि 7 + 3 हमारे पास 10 बनता है, ठीक है ना। तो इंडिविजुअल रजिस्टर पे उतना ही ड्रॉप होगा जितना हमारे पास टोटल जो है वो ईएमएफ की वोल्टेज है 10, यानी अलग अलग रजिस्टर पे जितना भी वोल्टेज है उन सबको प्लस कर लो या सम कर लो, तो यू विल अल्टीमेटली गेट टू द वैल्यू ऑफ ईएमएफ, यानी 10 वोल्ट ही आएगा, ठीक है। अगर हमारे पास रजिस्टर 2 से ज़्यादा होते तो भी इसी तरह होता, वोल्टेज सब रजिस्टर पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, उस सब रजिस्टर पे जितना भी वोल्टेज अपेयर होगा, और इफ़ यू ऐड ऑल ऑफ दोज वोल्टेजेस या पोटेंशियल डिफरेंस, जो मेन होता है उसको हम कहते हैं टर्म, वो है पोटेंशियल डिफरेंस। तो वो जो पोटेंशियल डिफरेंस का जो सम है वो ओवरऑल बैटरी की ईएमएफ के बराबर आएगा, ठीक है ना, क्योंकि वो हमारे पास रजिस्टर पे आके जो है वो ईएमएफ पूरा लॉस हो जाता है, डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ करंट एंड द रजिस्टर। उसमें मैं बेसिकली ये लिख सकता हूँ कि ई हमारे पास आएगा, बैटरी का जो ईएमएफ है किसके बराबर आएगा, अगर मैं कहूँ कि R1 पे V1 अपेयर हो रहा है और R2 पे V2 अपेयर हो रहा है, तो किसके बराबर आ जाएगा, ईएमएफ आ जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 एंड डिवाइड बाय पोटेंशियल डिफरेंस 1 प्लस पोटेंशियल डिफरेंस 2। V1 मतलब R1 पे जो पोटेंशियल डिफरेंस है वोल्टेज ड्रॉप, V2 मतलब R2 पे जो हमारे पास वोल्टेज ड्रॉप है, ठीक है। सीरीज़ में करंट सेम होता है तो हम ओम्स लॉ के हिसाब से कहेंगे IR, ठीक है। ये हो जाएगा IR प्लस IR, ठीक है, क्योंकि सीरीज़ में करंट सेम है लेकिन रजिस्टर दोनों डिफरेंट अलग अलग हैं, तो R1 होगा और R2 हो जाएगा। तो यहाँ देखो इन्होंने यही चीज़ बताने की कोशिश की है, E = IR1 प्लस IR2। और इसी तरह जो है वो वर्डिंग हम कैसे लिख सकते हैं कि जो बैटरी की ईएमएफ है वो बराबर होगी जितने भी रेजिस्टेंस पे पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है या पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है उसके सम के। तो ये हमें किरचॉफ सेकंड लॉ अप्लाई करने में बड़ा कारआमद होगा, हमें याद रखना ज़रूरी है, ठीक है।
ईएमएफ की जो बैटरी है, बैटरी ऑफ द ईएमएफ की जो बैटरी है, बैटरी का जो पोटेंशियल है, जो बैटरी का वोल्टेज है, वो बराबर होगा सम ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रजिस्टर्स। चल सुनो, तब यहाँ पे देखो कि हमारे पास इस सर्किट में क्वेश्चन नंबर 5 में वो कह रहे हैं कि हमारे पास रजिस्टर आर की वैल्यू निकालो। तो हमें पता है क्या कि ईएमएफ किसके बराबर होता है, इक्वल टू सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, हमें पता है कि हमारे बैटरी पे जो वोल्टेज है वो तो 10 है। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास 10। ठीक है स्टूडेंट्स, और ये हमारे पास क्या आ जाएगा, अगर हम करंट लें तो करंट देखो सीरीज़ में सेम है ना, तो करंट अगर हम पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ लें, पॉजिटिव ये है, नेगेटिव ये है, तो पॉजिटिव से नेगेटिव अगर लें तो सीरीज़ में करंट सेम होता है। तो 20 ओम पे जो करंट 0.1 जा रहा है वही करंट जो है वो हमारे पास आर पे भी जाएगा। तो हम ये यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि यहाँ पे हम सपोज़ करेंगे V1 अपेयर हो रहा है। ठीक है, 20 पे V1 अपेयर हो रहा है और R पे V2 अपेयर हो रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ लिख देंगे कि सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, V1 प्लस V2। ठीक है, तो ये 10 जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, 10 इक्वल टू ओम्स लॉ के साथ आई आर, तो ये होगा आई, करंट 0.1 है। ठीक है, तो मैं यहाँ 0.1 लिख रहा हूँ, और V1 जो 20 ओम पे है तो इसका रेजिस्टेंस होगा 20 ओम, आई आर ना, ओम्स लॉ अप्लाई कर रहा हूँ, आई इंटू आर प्लस अगेन जो है V2 पे भी आर पे, V2 जो है वो आर पे है, रजिस्टर आर पे, तो यहाँ पे भी करंट 0.1 ही है, तो ये जगह 0.1 और रेजिस्टेंस आर। ठीक है, तो बहुत ही आसान है, हम निकाल सकते हैं आराम से। तो यहाँ पे आर की क्या वैल्यू आएगी, आर इक्वल टू 8 डिवाइडेड बाय 0.1। ठीक है, क्योंकि ये जो है वो ये 2 बन जाएगा, तो ये 2 वहाँ जाएगा तो हमारे पास 10 माइनस 2 8 हो जाएगा ना, 8 अपॉन 0.1, ये जो 0.1 है वो डिवाइड हो जाएगा, तो 8 अपॉन 0.1, तो आर मेरे पास आ जाएगा, आर विल बी 80 ओम्स। ठीक है स्टूडेंट्स, बहुत ही आसान था सर्किट, उम्मीद है आपको किरचॉफ लॉ अप्लाई करना आया होगा। ईएमएफ को बराबर लेते हैं सम ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रजिस्टर। ठीक है, तो इसलिए वो बता भी रहा है कि हमारे पास किरचॉफ सेकंड लॉ जो है एक अल्टीमेट स्टेटमेंट दे रहा है वो कि समेशन ऑफ ईएमएफ बराबर किसका होगा, समेशन ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रजिस्टिव कंपोनेंट्स। तो सेकंड लॉ इन्होंने ये बताया हुआ है। अच्छा, तो इस लूप के एनालाइज करने का तरीका ये है कि इसको अगर हम 2 लूप में कन्वर्ट करें, ठीक है, अपर लूप में अलग बनाऊंगा, लोअर लूप में अलग बनाऊंगा, तो आपको ज़रा आसानी हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ देखो ये हो जाएगा मेरे पास, ये मेरे पास है 10 ओम्स, और ये मेरे पास है, मेरे पास जगह नहीं है, मैं रजिस्टर का सिंबल नहीं बना रहा। ठीक है, डोंट हैव स्पेस। अच्छा, यहाँ पे है 30 ओम्स, और ये एक सर्किट बन गया, और ये हमारे पास बन गया। ठीक है, ये याद रखना, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है 6। ठीक है, ये मैंने एक ऊपर लूप बना लिया, ये वाला लूप बनाया है, इसको मैंने कह दिया अपर लूप। ठीक है, ऊपर वाला लूप है। तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, ये हमारे पास आ रहा है, यहाँ आ रहा है I1। चलो यहाँ पे हमारे पास आ रहा है I1, और आप देखो कि ये I3 30 ओम से जा रहा है, तो मैं मेंशन कर दूंगा ये है I3। ठीक है, यहाँ पर मैं छोटा सा मेंशन कर रहा हूँ, इट इज़ I3। ठीक है, तो बहुत आसान है। देखो हम इसी तरह ले रहे हैं, पॉजिटिव से नेगेटिव ले रहे हैं, तो हमारे पास जो डायरेक्शन होगा वो यही होगा, करंट का डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव। ठीक है, तो अब यहाँ देखो हमारे पास हम पॉजिटिव नेगेटिव चलेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, वो स्टेटमेंट याद रखना है कि जो ईएमएफ किसके बराबर होता है, ईएमएफ इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस का सम। ठीक है, यहाँ पे मैं छोटा सा लिख देता हूँ सम। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस का सम, ईएमएफ मेरे पास 6 है। ठीक है, तो ये मेरे पास आ गई 6 इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 30 एंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 10। एक मिनट, एक और करंट में लेबल नहीं किया, वो ज़रा लेबल कर लेते हैं, वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी I1 है। ठीक है, 10 ओम पे I1 आ रहा है, तो मैंने जब सर्किट को ब्रेक किया था तो आप ये देख सकते हैं 10 ओम पे I1 आ रहा है। अच्छा, तो ईएमएफ इक्वल टू सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 6 वोल्ट की बैटरी लगी है, तो 6 आ गया, पोटेंशियल डिफरेंस क्या है,
हमारे पास 30 ओम पे कितना आएगा, आई इंटू आर। तो आई कितना है मेरे पास, आई तो है I3, आई है I3, आई इंटू आर ना। तो 30 ओम पे क्या होगा, I3 इंटू 30। तो ये हो जाएगा I3 इंटू 30। और क्या हो जाएगा, हमारे पास 10 ओम में I1 है, ठीक है। तो प्लस हम लिख देंगे, मैं छोटा छोटा लिख रहा हूँ, 10I1 सही है, यहाँ लिख रहा हूँ 10I1, ठीक है। तो ये हमारे पास इस लूप का बन गया। इसी तरह मैं लोअर लूप भी बनाऊँगा। तो यहाँ पे मैं इसको कह रहा हूँ लोअर लूप, मैं यहाँ इसको लोअर लूप कह रहा हूँ। तो देखो इस तरह कैसे बनाऊँगा, जिसमें यहाँ देखो बहुत ही आसान है कि अगेन हम ये ट्राई करेंगे कि हमारे पास ई किसके बराबर है, ई एम एफ बराबर है समेशन टू पोटेंशियल डिफरेंस। तो हमारे पास ये लोअर लूप मैंने बनाया है, यहाँ पे देखो मैंने लोअर लूप बनाया है, ठीक है। 30 ओम पे याद रखना है, 30 ओम पे I3 करंट जा रहा है। तो बस हमें 30 ओम पे I3 करंट जा रहा था, मुझसे से मतलब है। तो यहाँ देखो EMF हमारे पास आ जाएगी, बैटरी लगी हुई वो 2 वोल्ट की लगी हुई है, आई इंटू आर। रजिस्टर हमारे पास 30 ओम का है, यहाँ पे देखो कि रजिस्टर जो है वो 30 ओम का लगा हुआ है। तो हम यहाँ करेंगे आई इंटू आर, तो क्या होगा, इट विल बी 30I3, ठीक है। तो यहाँ से खास बात आ गई कि हमारे पास ये तो डायरेक्ट ही आ गया ना, I3 डायरेक्ट आ जाएगा। I3 मेरे पास क्या आ जाएगा, I3 इक्वल टू I3 मेरे पास आ जाएगा 0.6667, ठीक है। ये कुछ इस तरह हमारे पास एम्पेयर्स। तो ये तो मेरे पास I3 आ गया, ठीक है। अच्छा, अब हमें याद रखना है कि जितने करंट होंगे, हमेशा याद रखना है सर्किट में जितने करंट होंगे इतनी इक्वेशन हमें चाहिए होंगी। तो देखो ये तो इक्वेशन 1 हो गई, ये वाली इक्वेशन 1 है, ठीक है। ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 1 हो गई, ठीक है। ये वाली इक्वेशन 1 है, और ये जो मैं निकाला था वो इक्वेशन 2 निकाला था। अच्छा, ये तो हमारे पास किरचॉफ सेकंड लॉ मैंने अप्लाई किया है, ठीक है। किरचॉफ सेकंड लॉ, देखो हमारे पास नोड भी एक है, ठीक है। तो इस नोड पे भी हम कुछ अप्लाई कर सकते हैं। तो नोड पे देखो, इस वेरी नोड पे, यहाँ पे देखो, अगर मैं इधर इसको उठाऊँ, यहाँ पे, यहाँ से I2 जा रहा है, ठीक है। और यहाँ से I2 जा रहा है, ठीक है। और यहाँ से I1 आ रहा है, दो I1 और I2 एंटर हो रहे हैं बेसिकली, और I3 लीव कर रहा है, ठीक है। तो I3 की इक्वेशन क्या बनेगी, I1 प्लस I2। I3 की इक्वेशन बन जाएगी I1 प्लस I2, ठीक है, क्योंकि I3 हमारे पास आउट जा रहा है और I1 प्लस I2 एंटर हो रहा है, ठीक है। तो स्टूडेंट यहाँ पे देखो, अगर हम जब I3 की वैल्यू को प्लेस करूँगा तो क्या आ जाएगा, 0.6667 इक्वल टू I1 प्लस I2। तो स्टूडेंट इतना तो मैंने कर दिया है, ठीक है। अब आप बहुत सिंपल है, ठीक है। अब ये हमारे पास आ जाएगी इक्वेशन 1 2, ये हमारे पास आ जाएगी, ये 3 आ गई, ठीक है। ये इक्वेशन हमारे पास 3 आ गई। अब बहुत ही आसान है, इक्वेशन 1 और 3 को जब आप साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे, यानी कि अगर मैं इक्वेशन 3 को 10 से मल्टीप्लाई कर दूँ, ठीक है ना, इक्वेशन 3 को अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो हमारे पास I1 कैंसिल हो जाएगा। नहीं सॉरी, 10 से मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। अगर मैं I3 को यहाँ डाल दूँ, ठीक है, बहुत ही सिंपल है। अगर I3 को मैं यहाँ पे डाल दूँ तो यहाँ पे आप देखो कि इक्वेशन 1 क्या है हमारे पास, इक्वेशन 1 है हमारे पास 6, I3 की वैल्यू क्या है 0.667। तो 0.66 मल्टीप्लाई बाय 30 और प्लस 10I1, ठीक है। तो जब हम I1 निकालेंगे तो I1 आ जाएगा 0.4, ठीक है। आप चेक कर लेना, ये आएगा हमारे पास 0.4 एम्पेयर। और हमारे पास जब I3 भी आ गया और I1 भी आ गया, तो हम जब हमारे पास I3 भी आ गया 0.667 और हमारे पास I1 भी आ गया 0.4, तो इन दोनों को जो है वो हम I1 प्लस I2 वाली इक्वेशन में डाल देंगे, तो हमारे पास यहाँ से I2 भी आ जाएगा, ठीक है। तो ये मेरे पास, मैंने उम्मीद है कि बहुत अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश की है। एक कॉम्प्लेक्स सर्किट था, उसको हमने दो में डिवाइड कर दिया। दो में डिवाइड करने के बाद पहले हमने पोटेंशियल डिफरेंस और सेकंड लॉ से हमने दो इक्वेशन बनाई,
और उसके बाद जो है वो हमने किरचॉफ फर्स्ट लॉ से करंट की इक्वेशन बनाई, ठीक है। I3 हमारा डायरेक्ट आ गया था, तो I3 को हमने इक्वेशन 1 में प्लेस किया, तो उससे हमारे पास I1 आ गया। जब I3 और I1 दोनों आ गए तो हमने किरचॉफ करंट लॉ की इक्वेशन में प्लेस की I1 और I3, तो हमारे पास I2 भी आ जाएगा, ठीक है। तो स्टूडेंट उम्मीद है ये आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। ये डेविड सैंग का क्वेश्चन है। अगर ये क्वेश्चन ये एक्सप्लेनेशन आपको समझ आया है तो हमारे चैनल को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, बिकॉज हमारा टारगेट है कि फॉर दिस मंथ वी नीड 500 सब्सक्राइबर्स।